जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल मटेरियल्स होते हैं वो ग्रेन्स के रूप में, मतलब धीरे धीरे एक दाने के रूप में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा एंड धीरे धीरे क्या होगा, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरा जो हमारा मेथड था दैट इज एपोजिशन। एपोजिशन में क्या है, पूरा लेयर ही एक बार में सिक्रीट होता है। तो दो मेथड्स है हमारे पास सेल वॉल फॉर्मेशन का। एक जो मेथड हो गया वो क्या हो गया कि धीरे धीरे करके क्या है, ग्रेन्स के रूप में डिपोजिशन होता है, एंड दूसरी तरफ क्या है, लेयर्स के रूप में होता है। यहां तक हम लोगों ने लिखा था। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल जो है वो दो मेथड से होता है, एक है इंटूसेसेप्शन, दूसरा है एपोजिशन। इससे पहले हम लोगों ने सेल वॉल मटेरियल्स को देख लिया था कि सेल वॉल मटेरियल जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन का जो सिंथेसिस होता है वो प्लांट के गोल्जी बॉडी यानी कि डिक्टायोसोम्स में होता है। वहीं पे जो लिपिड वाला सब्सटेंस होता है जैसे क्यूटीन हो गया, सुबेरिन हो गया, वो प्लांट में एक माइक्रो बॉडी होता है जिसको स्पेरोसोम्स कहते हैं, जिसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, उनमें सिंथेसिस होता है। मेन जो कंपोनेंट है दैट इज सेलुलोज, इसका जो सिंथेसिस होता है वो सेल मेम्ब्रेन ही करता है। अब इसके बाद से दो मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने फॉर्मेशन देखा था। ये जिन्होंने नहीं लिखा था ये दोनों नीचे वाले पॉइंट्स को वो लिख लीजिए। जिन्होंने भी ये नीचे वाले पॉइंट्स को नहीं लिखा था वो लिख लीजिए, एक मिनट दे रहे। हो गया। Chris, apposition is the method in which layer is formed or any membrane or any covering is formed in the form of layers। ठीक है, पूरा लेयर जो है एक ही बार में सिक्रीट होता है। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि ये ऊपर एक लेयर था, ठीक है, एंड नीचे भी एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो नीचे वाला क्या ऊपर शिफ्ट कर गया, या हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन था पूरा का पूरा अंदर से सिक्रीट हो गया, एक ही बार में पूरा लेयर बन गया, इसको एपोजिशन कहते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया था दो तरह के वॉल्स हो गए, एक हो गया हमारा प्राइमरी वॉल, है ना। प्राइमरी वॉल जो है वो इनटू ससेप्शन से बनता है, मतलब कि धीरे धीरे क्या है, मान लो ये वॉल है, अंदर से धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेन्स डिपॉजिट होंगे एंड धीरे धीरे क्या होगा, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी वॉल की हम बात करें तो सेकेंडरी वॉल दोनों ही मेथड से बनते हैं, दोनों ही मेथड्स मतलब इनटू ससेप्शन साथ ही साथ एपोजिशन, दोनों ही मेथड से इनका सिंथेसिस होता है। किसका, सेकेंडरी वॉल का। लेकिन एक मान लो एक जो वॉल है ये बन चुका है, एक प्राइमरी वॉल है, अब यहाँ पे क्या है और वॉल बनना है, या फिर एक सेकेंडरी वॉल बन चुका है इसको और मोटा होना है, तो ये क्या है सिर्फ और सिर्फ इनटू ससेप्शन से होगा। मतलब एक वॉल जो है अगर पहले से ही फॉर्म्ड है उसका थिकनेस बढ़ना है तो धीरे धीरे ग्रेन्स डिपॉजिट होंगे, एपोजिशन से नहीं, इनटू ससेप्शन। तो दो मेथड है, एक देखो धीरे धीरे एक एक करके डिपॉजिट होना है, इनटू ससेप्शन, एक ही बार में पूरा लेयर बनना, एपोजिशन। तो प्राइमरी वॉल इनटू ससेप्शन, सेकेंडरी दोनों से होता है, मतलब फाइन ग्रेन्स भी होता है, लेयर से भी होता है। एक पहले से वॉल है वो कैसे डेवलप करेगा, तो इनटू ससेप्शन से। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मैंने बताया था। मान लो एक वॉल यहाँ तक ही है, ऐसा है सेल, अब इसको यहाँ तक होना है, तो जाहिर सी बात है इसका जो पहले जो वॉल होगा, ये वाला वॉल, ये लूज होगा, ये फैलेगा, तब तो नया वॉल ऊपर से बनेगा। तो ये एक प्रोटीन है जिसको हम लोग सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर भी कहते हैं, एंड इस प्रोटीन का नाम होता है एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन क्या करता है, सेल वॉल जो बन चुका है पहले से बना हुआ है उसको फैलाएगा, उसको लूज करेगा, मतलब उसको ढीला करेगा, ताकि जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। फिर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ अंदर से सेल बढ़ेगा एंड वो ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटीन काफी एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, जो कि सेल वॉल को क्या कर रहा है भाई, लूज कर रहा है, ताकि वो क्या हो सके, बड़ा हो सके सेल। अगर ऐसा नहीं होता तो सेल कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर की हम बात कर रहे हैं जिसको हम लोग एक्सपेंसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां तक हम लोगों ने लिखा था शायद, मैंने ये पॉइंट बोला था कि आगे बताएंगे, प्लाज्मोडेस्माटा।
अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा की हम बात करें तो मान लो ये सेल है ऐसा, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका बगल में सेल है, ये इसका सेल वॉल है, सॉरी ये इसका सेल वॉल है बगल में। अब जहां पे भी क्या होता है सेल वॉल थिन होता है दोनों साइड एडजेसेंट साइड, वहां पे क्या होता है एक कनेक्शन बन जाता है। यहाँ पे क्या है सेल वॉल थिन होता है एंड एक हम कह सकते हैं कनेक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इसी कनेक्शन को इसी गैप को हम क्या कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो नाम था प्लाज्मोडेस्माटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर था। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कवर किया था कि सेल के बीच क्या होता है कुछ गैप्स होते हैं जहां से सेल क्या है आराम से एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इन्हीं गैप्स को, इन्हीं ओपनिंग्स को, इन्हीं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से कहते हैं। जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही सारा काम कर रहा है, लेकिन वो फिर कोऑर्डिनेट करता है दूसरे सेल से। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा कि एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, तो कैसे होता है सब्सटेंसेस के थ्रू। तो इन सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है आसानी से हो सके, इसी वजह से मल्टी सेलुलर प्लांट सेल में क्या होता है कहीं रीजन्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जहां सेल वॉल काफी थिन होता है एंड वहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है जिन्हें हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा है क्या भाई, तो प्लाज्मोडेस्माटा है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जहां पे सेल वॉल पतला होता है थिन होता है एंड वहां से मटेरियल्स आसानी से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज हो सकते हैं एंड इन्हीं कनेक्शंस को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नाम कौन दिया था स्ट्रासबर्गर। है क्या सेल वॉल जहां नहीं है या मिनिमम है या पतला है, उसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका मल्टी सेलुलर प्लांट्स का। लिखिए तो यहाँ तक। हो गया नीचे के पॉइंट्स। हो गया चलिए। देखिए तो एक्चुअली ये कर क्या रहा है भाई, यहाँ पे हमको देख रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो कंटिन्यूटी होता है, मतलब दो सेल जो एडजेसेंट सेल होते हैं उनके बीच का जो कंटिन्यूटी होता है या हम कह सकते हैं जो कनेक्शंस होते हैं, एक्चुअली वो कनेक्शन कर क्या रहा है कि मान लो कोई भी सब्सटेंसेस है इधर से उधर भेजना है,
मेनली जो कम्युनिकेशन होता है दो सेल या किसी भी सेल के बीच में या अंदर, मतलब एक ऑर्गेनेल को दूसरे ऑर्गेनेल से अगर कनेक्टिविटी बनानी है तो वो एक्चुअली प्रोटीन से ही बनता है। तो प्रोटीन काफी एसेंशियल होता है। हम लोग को एक ब्रॉड हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, या हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है या मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम सेल के अंदर की बात करें तो वहां पे भी जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द ऑर्गेनल्स एज वेल एज बिटवीन द सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू प्रोटीन्स और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। सो उनके बीच कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी सेलुलर प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स या इसको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये है क्या, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं ये हमारा सेल वॉल है ऐसा, ठीक है, ये दूसरा है बगल का सेल, बीच में क्या होगा, मिडिल लैमेला होगा। यहाँ पे क्या है, कुछ हमको ये ओपनिंग ऐसे नजर आ रहा है, ये रुकिए, कुछ ये ओपनिंग ऐसे नजर आता है, ये ऐसे, ठीक है, यही ऐसे है। एंड ये जो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो उठा हुआ एक डोम शेप है, यहाँ एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो क्या चीज से बना है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब्यूल, याद करिए दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाए थे, एक जो था वो क्या था, रफ था, दूसरा स्मूथ था। रफ वाला सिस्टर्नी से मेनली बना होता है एंड जो स्मूथ वाला है वो इरेगुलर शेप्ड ट्यूब्यूल से बना होता है। तो जो ट्यूब्यूल्स वाले होते हैं ना वो अरेंज होते हैं एंड एक तरह का डोम शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हेल्प करता है। ये जो हमको कनेक्शन नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो कनेक्शन नजर आ रहा है हमको, ये वाला, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। एंड ये बना हुआ क्या चीज है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमको, ये वाले, ये है डेस्मोटिब्यूल्स, या इसको हम लोग डेस्मोजोम्स भी कहते हैं। डेस्मोजोम्स जो क्या चीज से बना हुआ है, ईआर से, यहाँ लिखा हुआ है ईआर से। डेस्मोटिब्यूल्स है क्या, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ईआर वाले, वो अरेंज होके एक तरह के, जहाँ पे मतलब कि प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है ना, तो आसपास के एक सराउंडिंग एक हम कह सकते हैं कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है उसके अराउंड, एंड इसी को डेस्मोजोम्स कहते हैं, जो कि बनाता कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन वाला, स्मूथ। अगर हम फंक्शंस की बात करें, यहाँ तक लिखे तो ये वाला फिगर बना लीजिएगा ना, क्लियर रहेगा थोड़ा, डेस्मोजोम्स। हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की, तो क्या क्या फंक्शन है, तो सिंपल हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शेप ही नहीं देता है, ठीक है, ये क्या करता है,
प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल कहने का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल मतलब फिजिकल, मतलब कोई उसको धक्का लगेगा या कोई भी चीजें होंगी तो वो क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा चीज क्या है? इन्फेक्शन। देखो पहला जो लेयर है बाहर से वो तो सेल वॉल ही ना है। तो सेल वॉल क्या है? कोई भी बैक्टीरिया अगर पेनिट्रेट कर रहा है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो सबसे पहला जो डिफेंस करेगा वो सेल वॉल ही करता है। सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल टू सेल जो इंटरेक्शन होता है उसमें एक्चुअली क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा काफी एसेंशियल रोल प्ले करता है। एंड इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोल। देखो सेल वॉल जो होता है वो तो हाईली परमिएबल होता है, मतलब सबके लिए, लेकिन साइज छोटा जो उसके साइज में है उसके लिए हाईली परमिएबल है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको तो सेल वॉल कम से कम रोक लेता है ना। छोटे वाले पास हो जाएंगे, उसको सेलेक्टिवली हम कह सकते हैं सेलेक्ट कौन करेगा, या हम कह सकते हैं पार्शियली सेलेक्ट कौन करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि वो इजिली पास नहीं हो सकते सेल वॉल के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो जो भी अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसको रोक देगा, बाहर ही सेल के अंदर नहीं आने देगा। अब देखो दो तरह के वॉल्स को हम लोगों ने पढ़ा था, एक जो था प्राइमरी वॉल, दूसरा था सेकेंडरी वॉल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहां तक लिखे तो यहां तक हो गया। देखिए भाई, तो अब हम लोगों को देखना है प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में थोड़ा सा अंतर, वो है क्या, देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्राइमरी वॉल की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी वॉल जो है इनमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं डिस्पर्स्ड मैनर में। डिस्पर्स्ड मैनर कहने का मतलब क्यों हो गया भाई? क्योंकि देखो प्राइमरी वॉल जो है वो कैसे फॉर्म किया है, मेनली उसका फॉर्मेशन जो होता है इनटू ससेप्शन से ही होता है। ठीक है, तो जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो पूरे फैले हुए होते हैं। वॉल काफी थिन होता है लेकिन वो पूरे फैले हुए होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो उनमें क्या होता है, ज्यादातर दोनों मेथड से हो रहा है, इनटू ससेप्शन, एपोजिशन। लेकिन एपोजिशन से ज्यादा होता है तो लेयर्स में सिक्रीट होते हैं, तो वेल अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं सेल के। तो एक डिफरेंस तो ये हमको समझ में आ गया कि भाई जो सेलुलोज माइक्रो फाइब्रिल्स है उनका अरेंजमेंट प्राइमरी वॉल के अंदर डिस्पर्स्ड मैनर में होता है, वहीं पे माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट पैरेलली होता है या वेल अरेंज्ड फॉर्म में होता है सेकेंडरी वॉल के अंदर। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया, इसको टैबुलेट कर लीजिएगा ऐसे ही, और भी डिफरेंसेस है तो नेक्स्ट स्लाइड में।
हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, याद करो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में मैंने कंपोजिशन तो सेम ही बताया था। मतलब कंपोजिशन में क्या क्या चीजें थी, तो भाई सेलुलोज तो मेन था, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन भी था, ठीक है। तो हेमी सेलुलोज कंटेंट इसमें जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। एंड अगर सेकेंडरी वॉल की हम बात करें तो इसमें हेमी सेलुलोज कंटेंट कम होता है। लगभग 50% जो कंटेंट होता है वो हेमी सेलुलोज ही होता है, एंड इसमें 25% हमको देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है इसमें हेमी सेलुलोज, देखो वो प्राइमरी इसलिए क्योंकि उसमें सेलुलोज कम है, तो सेलुलोज कम होगा तो हेमी सेलुलोज और प्रोटीन और लिपिड ज्यादा होगा। लिपिड की भी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, 5 से 10% होता है, एंड प्रोटीन भी जो होता है वो 5% होता है। समझो ये पतला इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, सेलुलोज कम है। इसमें क्या है, प्रोटीन और लिपिड बहुत कम होते हैं या फिर एकदम ही एब्सेंट ही होते हैं। प्राइमरी वॉल मैंने बताया था इनटू ससेप्शन से बनता है, सेकेंडरी वॉल दोनों मेथड से बनता है। प्राइमरी वॉल यूनिवर्सल लेयर है, मतलब कितना भी पतला हो जाएगा ना तो ये सारे सेल में पाया जाएगा। लेकिन सेकेंडरी वॉल क्या है, एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में। जो मेरिस्टेमेटिक सेल मैंने बताया था, जो आपने पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेम सेल होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। तो इनमें क्या होता है, सेकेंडरी वॉल नहीं होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइमरी वॉल। क्योंकि सेल ना इतना जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है कि सेल को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो दूसरा सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करे, और साथ ही साथ वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है, और बहुत तेज कर रहा है, इसीलिए सेकेंडरी वॉल उनमें नहीं बनता है। तो प्राइमरी वॉल भाई यूनिवर्सल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में नहीं पाया जाता है, उनको छोड़ के सब में पाया जाता है। तो यहाँ तक लिखिए, तो फिर कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा, कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का सेल वॉल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करिए स्ट्रक्चर, वो जनरल स्ट्रक्चर याद करिए। हम सेल बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। तो हम लोग सेल बाउंड्री में ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिए, उसके अंदर आए, ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है, बाकी में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल सब में आउटर स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल को छोड़ के। एनिमल में सिर्फ और सिर्फ प्लांट, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके रौनक, 2 मिनट रुक जाते हैं, सारे लोग लिख लेते हैं भाई।
हो गया। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडेस्माटा आर pores in cell wall, pores in cell membrane, protoplasmic connection या both 1 and 2। तो देखिए आंसर दीजिए, तो इसका 1 2 3 4 कौन सा होगा? रौनक हैज गिवन द आंसर और श्रेयांश ने भी दिया, अंशु 4 और क्रेश बताइए। सुहानी, सारे लोग बताइए आंसर। अनुष्का, अंशु, दिस हैज गिवन थर्ड ऑब्वियसली। अनुष्का, अंशु बताइए। मुस्कान, अनन्या, अनुष्का हैज गिवन थर्ड, ओके। मुस्कान फोर्थ, ठीक है। देखिए यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा, देखो ऑब्जेक्टिव जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में बेस्ट आंसर को, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वही सही होता है। हो सकता है दूसरे ऑप्शन भी सही हो, लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से कौन सा लगेगा। तो हम प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो सेल वॉल में पोर की बात कर रहा है और सेल मेम्ब्रेन, तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन में पोर नहीं है। देखो हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक सीख गए ना, तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन में तो पोर नहीं है भाई, ठीक है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा नहीं कहते। तो ऑप्शन 1 और 2 फोर्थ में दिया है, तो ये ऑप्शन मेरा पहले ही कट हो गया, ठीक है, 2 एंड 4 कट हो गया। मेरे पास ऑप्शन अब बचा 1 एंड 3। अब देखो एक बोल रहा है पोर्स इन सेल वॉल और दूसरा बोल रहा है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो जाहिर सी बात है सेल वॉल में छेद की बात नहीं हम लोग कह रहे हैं कि सेल वॉल में छेद नहीं है, सेल वॉल तो है ही, वहां थिन है, ठीक है, थिन है, एंड वहां से क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है। थिन होने के कारण क्या होता है, वहां पे देखो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रेज थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसके बाद इसके वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब दोनों का जो साइटोप्लाज्म है, वो एक दूसरे से क्या होता है, मिल जाता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कहते हैं। तो द आंसर शुड बी और विल बी प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दैट इज थर्ड। तो जिन्होंने थर्ड दिया उनका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल वॉल इज, ऑप्शन इज डेड एंड इम्परमिएबल, सेकंड वन इज डेड एंड परमिएबल, third is living and impermeable, and fourth is living and selective. So what will be the answer? Ronak first, okay. जल्दी सब कोई, अंशु फर्स्ट, थर्ड अनुष्का, श्रेयांश, क्रेश, सुहानी बताइए। क्रेश सेकंड, ओके। अनन्या, चलिए आपने दिया आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि सेल वॉल कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल वॉल कैसा है। तो हम बात कर रहे हैं सेल वॉल, तो सबसे पहले ना लिविंग तो है नहीं, तो जो ऑप्शन लिविंग है ना उसको हम एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सेल वॉल तो डेड स्ट्रक्चर होता है। तो हमको चुनना है इसमें और इसमें, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में।
फिर मैंने बताया एलिमिनेशन टेक्निक। तो इम्परमिएबल बोल रहा है, डेड और डेड तो कॉमन है, एक बोल रहा है इम्परमिएबल, दूसरा बोल रहा है परमिएबल। तो इम्परमिएबल मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल के थ्रू सब्सटेंसेस ना तो अंदर आ सकते हैं ना तो बाहर जा सकते, दैट इज मीन टू बी इम्परमिएबल। एंड सेकंड वन इज परमिएबल व्हिच मींस कि सेल वॉल से सब्सटेंसेस अंदर बाहर हो सकते हैं। तो इम्परमिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल से तो सब्सटेंसेस अंदर बाहर हो सकते हैं। मैंने कहा भी सेल वॉल क्या है, हाईली परमिएबल होता है, इसका मतलब वो डेड होने के साथ साथ क्या है भाई, परमिएबल है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, पूछ रहा है सेल वॉल मटेरियल जो होते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ होता है। ऑप्शन इज डिक्टायोसोम, सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज ईआर। तो कहाँ होता है? यस रौनक, आपने एकदम करेक्ट बताया। और लोग जल्दी, श्रेयांश आपने भी, मुस्कान चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है मतलब। और प्रेश, सुहानी, ठीक है, अनुष्का, और लोग जल्दी, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सेल वॉल मटेरियल्स याद करिए, मैंने बताया था, यहाँ पे देखना, सेल वॉल मटेरियल्स हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन का सिंथेसिस गोल्जी बॉडी के प्लांट गोल्जी बॉडी में, जिन्हें डिक्टायोसोम्स कहते हैं, स्फेरोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कहीं पे भी स्फेरोसोम और सेल मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो इकलौता बच जाता है डिक्टायोसोम जो कि है प्लांट गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। अनुष्का ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, इट विल नॉट सिंथेसाइज द सेल वॉल। नेक्स्ट फोर्थ नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पेक्टेट लेयर बोल रहा है, उसको क्या कहते हैं? क्या प्राइमरी वॉल कहते हैं, क्या सेकेंडरी कहते हैं, क्या मिडिल लैमेला कहते हैं, या टर्शियरी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जल्दी। बिल्कुल रौनक, सही एकदम। सोनी has given second, क्रिश सही, क्रिश सही, अनुष्का थोड़ा सा मिस्टेक कर रही है अनुष्का, मुस्कान सही। बिल्कुल सही। तो जिन्होंने भी देखो, याद हमको रखना है ना, मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला की हम बात कर रहे हैं, तो मिडिल लैमेला क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। याद करिए सीमेंटिंग मटेरियल बताए थे कि प्लांट सेल को जो जोड़ने का काम करता है एज अ सीमेंट, मैंने बताया था ना एग्जांपल में कि दो ईंट है, उसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या चीज से जोड़ेंगे, सीमेंट से जोड़ेंगे। यहाँ पे सीमेंट क्या है भाई, मिडिल लैमेला, क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ है और एक तरह का ग्लूई सब्सटेंस है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन सी या थर्ड हम कह सकते हैं इज करेक्ट ऑप्शन, या करेक्ट आंसर मिडिल लैमेला। ठीक है, तो ये हम लोगों का सेल वॉल तो हो गया भाई, हम लोगों ने सेल वॉल को पढ़ लिया। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन।
हो गया। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल बाउंड्री का सबसे अंदर का कंपोनेंट है। तो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को एक और वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बायो मेम्ब्रेन भी। ठीक है, तो हमको पढ़ना है भाई सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिनको हम बायो मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, जिनको हम बायो मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। तो इनको हम बायो मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं और बायो मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, इनको हम कह रहे हैं बायो मेम्ब्रेन या इनको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे और भी इसका नाम दिया गया है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन तो बोला गया, इस साइंटिस्ट थे एक कार्ल नाम के और नगेली नाम के, सॉरी कार्ल नगेली एंड क्रैमर, नगेली एंड क्रैमर ने इस बायो मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा था। वहीं पे एक और साइंटिस्ट थे प्लाओ नाम के, उन्होंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा वर्ड से रिप्लेस किया था। तो इसका बहुत सारा नाम होता है, इसको हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो नगेली एंड क्रैमर ने बोला था, नगेली एंड क्रैमर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और वर्ड क्या है भाई, इसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा की हम बात करें तो प्लाज्मा लेमा जो है ये वर्ड प्लाउ ने दिया था, जेक्यू प्लाउ, जेक्यू प्लाउ या प्लावे बोलते हैं, इन्होंने दिया था, PLOWE प्लाउ, PLOWE प्लाउ, जेक्यू प्लाउ। तो देखिए प्लाउ ने दिया था, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये तो एक लिविंग स्ट्रक्चर है भाई, ये हमारा एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग। लिविंग के साथ साथ इसके लिए वर्ड आपने पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। कोई बता सकता है क्या कि सेलेक्टिवली परमिएबल इसे हम लोग क्यों कहते हैं? selectively permeable, why cell membrane is known as selectively permeable, or what is the difference between selectively permeable and semi permeable? Is any difference between semi or selectively permeable? Anyone who can answer? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल श्रेयांश, और मैं एक और चीज मैंने पूछा है, क्या सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल क्या एक ही चीज होता है क्या? आपने कई बार बुक्स में ये चीज ना इंटरचेंजेबल यूज किया रहता है हमेशा, कभी सेमी परमिएबल लिखा रहेगा, कभी सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या सेमी और सेलेक्टिवली एक ही वर्ड है या फिर डिफरेंट वर्ड है? अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है दोनों में? क्रिस मैं कंपोजिशन नहीं पूछ रहा हूँ अभी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है क्या दोनों में, सेलेक्टिवली और सेमी में?
बिल्कुल श्रेयांश। बिल्कुल श्रेयांश ने एकदम सही बताया कि सेमी परमिएबल भाई हम लोग बोलते हैं ना, तो हम वैसे मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है सॉल्यूशन का वही मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब सॉल्वेंट के साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स भी है, वो भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इट अलाउज some selected solutes to move along with solvent। इस चीज को ही हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल कह रहे हैं। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल भाई कह रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को हम सेलेक्टिवली परमिएबल कह रहे हैं। अब देखिए, हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर, तो बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेट किया गया, मतलब हम कह सकते हैं कि जब देखा गया कि केमिकल नेचर क्या है इस मेम्ब्रेन का, तो देखा गया 3 मेजर सब्सटेंसेस से ये बना होता है। एक तो प्रोटीन हो गया, दूसरा लिपिड हो गया, तीसरा कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो 3 ही मेजर कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक लिपिड हो गया, दूसरा प्रोटीन हो गया, तीसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट तो लगभग उतना ही रहता है, ये ज्यादा वेरी नहीं करता है। लेकिन प्रोटीन और लिपिड का जो कंपोजिशन होता है थोड़ा स्लाइटली वेरी करता है सेल टू सेल, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में लिपिड ज्यादा होता है। ये ऐसा चीज हमको देखने को मिलता है। तो हम केमिकली अगर देख सकते हैं, बायोकेमिकल या बायोकेमिकली कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ किन किन चीजों से भाई बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड से बना होता है। ठीक है, लिपिड्स में बहुत तरह के लिपिड्स होते हैं, लगभग हम कह सकते हैं 40% जो है वो लिपिड है। लिपिड में भी जो मेन लिपिड से बना होता है वो है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के साथ हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए रहता है जिसको कोलेस्टेरॉल कहते हैं। कोलेस्टेरॉल ये भी प्रेजेंट होता है। एंड कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो लिपिड्स ग्लूकोज के साथ कंबाइंड रहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, कुछ ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स लगभग 52 टू हम कह सकते हैं 60% के आसपास आता है, इसके बीच में वेरी करता है। तो अगर 40% लिए तो 58 टू 59% जो होता है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा, कुछ पूछ रहे क्या? तो देखिए, हम कह रहे हैं प्रोटीन जो होता है वो 58 टू 59% के आसपास होता है। एंड ये अगेन वेरिएबल है, हो सकता है किसी में क्या है लिपिड्स थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास हो सकता है, किसी में 40 टू 45% प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। एंड अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें
तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में लगभग 1 to 2% ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा बायोकेमिकली या हम कह सकते हैं कि केमिकल नेचर हो गया लिविंग मेम्ब्रेन का, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। फिर हम सेल मेम्ब्रेन के और प्रॉपर्टीज को थोड़ा देखेंगे। ये लिविंग के साथ साथ क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। It is a universal structure. यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहने का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेम ही होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होता है। एंड स्ट्रक्चरली cell membrane of prokaryote is similar to eukaryote, is similar to eukaryote, eukaryotes। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया केमिकली कैसे है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब हम लोग कुछ बायोमेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। बेसिकली तीन ही स्ट्रक्चर को हमको देखना है। एक है डैप्सन डैनियली का सैंडविच मॉडल को देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सैंडविच मॉडल को प्रपोज किया गया था। दूसरा जो है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, और तीसरा जो है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसके बारे में क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, वो था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो तीन बेसिक हमको स्ट्रक्चर को देखना है सेल मेम्ब्रेन के, या हम कह सकते हैं तीन मॉडल्स को देखना है। इसमें दो मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया गया। आज के डेट में जो एक्सेप्टेड मॉडल हमारे लिए है सेल मेम्ब्रेन का, वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही है। हो गया? रिजेक्टेड इसलिए पढ़ना रहता है कि उसके ड्रॉबैक्स को, जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आप डोबेरिनर भी पढ़ते हैं, आप न्यूलैंड भी पढ़ते हैं, आप रदरफोर्ड भी पढ़ते हैं, सारे मॉडल्स को पढ़ते हैं। रदरफोर्ड कह रहे हैं, आप मेंडलीव्स पढ़ते हैं, फिर सब तो रिजेक्टेड है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो एक्चुअली रिजेक्टेड हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि उसकी खामियों को पता चले कि हाँ भाई वो साइंटिस्ट जो थे वो इस चीज को तो बताए थे, आखिर उनको भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। इसीलिए पढ़ते हैं, ऐसे उसका रेलेवेंस कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछता है उससे, इसीलिए पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स, तो देखिए हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं भाई, तो बायोमेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली, इनमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सैंडविच मॉडल, या इसी को ट्राइलैमिलर मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच, सैंडविच या फिर ट्राई, ट्राई का मतलब तीन होता है, लैमिला मतलब लेयर होता है, ट्राइलैमिलर मॉडल। ये जो मॉडल था वो डैवसन और डैनियली ने दिया था। ये जो मॉडल है भाई डैवसन और डैनियली ने दिया था।
Davison and Danieli. Again, year is not important, but the sequence is important. That कौन पहले आया कौन बाद में आया ये वाला important होता है. Year is not important in biology most of the years. अब देखो इस मॉडल के थ्रू क्या कहा गया कि जो फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है ना, एक तो वो बाई लेयर के फॉर्म में रहता है, ठीक है, एंड सेकंड जो होता है वो सैंडविच के फॉर्म में, मतलब बाई लेयर एंड सैंडविच है. सैंडविच किसके बीच में, मान लो हम कह रहे हैं कि दो चीज का लेयर है, ठीक है, दो चीज का लेयर है, एक लेयर रखे फिर दूसरा लेयर रखे, ऊपर से एक ब्रेड नीचे से ब्रेड, तो दो चीज का जो लेयर हो गया, चीज समझो फैट है, तो जो चीज का लेयर है वो फॉस्फोलिपिड का लेयर हो गया, ऊपर वाला ब्रेड प्रोटीन हो गया, नीचे वाला ब्रेड जो है वो प्रोटीन हो गया. तो इनका कहना था कि ऊपर और नीचे क्या होता है, प्रोटीन होता है, बीच में क्या होता है भाई, फॉस्फोलिपिड या लिपिड प्रेजेंट होता है. तो अगर हम लिपिड की बात करें, जैसे लिपिड मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक लिपिड मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई उसका हेड होता है एंड उसका ये टेल होता है, ठीक है. हेड जो होता है ये हेड है, हेड एंड ये है टेल. हेड जो होता है वो पोलर होता है. पोलर कहने का मतलब क्या होता है भाई, और नॉन पोलर हम कह रहे हैं, पोलर और नॉन पोलर. पोलर एंड नॉन पोलर. अगर हम पोलर की बात कर रहे हैं तो पोलर कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने पढ़ा होगा पोलर, जैसे वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, ठीक है, हम कहते हैं वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस. पोलर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8, एंड उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दो यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया, एक एक यहाँ बॉन्ड बना रहा है. उसी तरह हाइड्रोजन का ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, मतलब ये वाला इसको शेयर किया, ये वाला इसको शेयर किया. फिर भी अगर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टग ऑफ वार जानते हो ना, टग ऑफ वार जानते हो, नहीं जानते हो, रस्सी खींचना, ठीक है. तो एक एक बिल्कुल एक हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी होता है जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं. आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री में पढ़िएगा या इस टर्म के बारे में पहले भी पढ़े होंगे या सुने होंगे. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है कि बॉन्डेड पेयर को ना अपने तरफ खींचना. तो ऑक्सीजन उसमें भारी पड़ता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से बोलता है कि नहीं हमको दे दो, हम ज्यादा ताकतवर है, थोड़ा खींच के रखता है अपनी ओर. जाहिर सी बात है, मान लो ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड अपने तरफ ये खींच के थोड़ा रखेगा, तो जाहिर सी बात है इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है. एक हाइड्रोजन को खींचा तो एक पार्शियल निगेटिव, तो इधर क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हटा तो पार्शियल पॉजिटिव. इधर दूसरे हाइड्रोजन के लिए पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. तो देखो दो पार्शियल पॉजिटिव है, दो पार्शियल निगेटिव है, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर अंदर में चार्ज सेपरेशन हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चलते. तो समझिएगा इस चीज को कि जिस भी कंपाउंड में अंदर चार्ज सेपरेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ atoms present in that molecule, and this charge separation creates positive as well as negative terminal on the atoms, but overall the compound is neutral because same number of positive and same number of negative charges are formed. This is why हम कह सकते हैं ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है. केमिस्ट्री में बेहतर पढ़िएगा. एंड अंदर में क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, तो वैसे सब्सटेंस को पोलर कहते हैं. एंड नेचर का नियम होता है ना, दो एक जैसे, देखो अपार्ट फ्रॉम पोल्स, कि दो हम लोग कहते हैं या चार्जेस को बोल सकते हैं कि निगेटिव या पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लेकिन नेचर में इस दो चीज को हटा दे तो लाइक बिजेट्स लाइक का नियम होता है कि एक जैसा चीज एक जैसे को रखना चाहता है, मतलब एक जैसा चीज एक साथ रखता है. तो यहाँ पे क्या है, पोलर, मतलब हेड जो है वो पोलर है, तो वो क्या होगा,
वाटर, यानी कि वाटर भी क्योंकि पोलर होता है तो वाटर को पसंद करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं, इतना कहानी इसलिए बताए ताकि आपको पता चले कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बताए। तो यहाँ समझिएगा कि वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस है, इसीलिए हेड जो होता है फॉस्फोलिपिड का वो भी क्या होता है, पोलर होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक। फिलिया मतलब लव होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। दूसरा नन पोलर मतलब पानी इसको भाई पसंद नहीं है, ये वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब समझिए एक और चीज, ये फिगर या डायग्राम हमारा है किस चीज का, ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फिगर है ए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब यहां समझो, एक एक ही स्ट्रक्चर जिसमें कि एक पार्ट पोलर हो, दूसरा वाला नॉन पोलर हो, वैसे मॉलिक्यूल, मतलब एक वैसा स्ट्रक्चर या वैसा मॉलिक्यूल जिसमें आधा पार्ट क्या हो भाई, पोलर हो, आधा वाला नॉन पोलर हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो एम्फीपैथिक समझे कि एक पार्ट क्या है भाई, पोलर है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर है, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूल। तो एम्फीपैथिक पैथिक मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है, एम्फीपैथिक होता है। ये मॉलिक्यूल समझे, अब हम लोग मॉडल समझेंगे। हो गया, लिख लिए ये। अब हम लोग डायग्राम तो बनाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। हो गया, चलिए। देखिए, हम कह रहे हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल तो बना लिए, अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया, ऐसा।
ठीक है, ये हमारा ये सैंडविच बोल रहा है, बीच में क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड लेयर हो गया, ये हमको कह सकते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बोल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो जो इसका थिकनेस है ना वो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हम जानते हैं इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंड 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नहीं स्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये होता है। अब ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर हो गया, ऊपर के साइड भी क्या है भाई, प्रोटीन प्रेजेंट है कहा गया, एंड इसका जो थिकनेस था वो 20 एंगस्ट्रॉम था, एंड नीचे के साइड भी ये भी प्रोटीन प्रेजेंट था, प्रोटीन, इसका भी थिकनेस कितना है 20 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं ओवरऑल थिकनेस की बात करूं ये इस थिकनेस की, तो ये लगभग 75 एंड थोड़ा सा वेरिएबल होता है, इसके बीच ही आता था 100 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो यही है ट्राइलैमिलर या 3 लेयर का मॉडल जिसको डैप्सन और डैनियली ने दिया था, जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड नहीं था, बाद में जाके इसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि भाई ट्राइलैमिलर के फॉर्म में नहीं रहता है। बनाई दो ऊपर वाला। देखिए ये मॉडल में कोई स्ट्रक्चर हमको पढ़ना नहीं है, रॉबर्टसन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इनका कहना था कि जितने भी बायो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, चाहे वो सेलुलर हो या ऑर्गेनेल के हो, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, प्लास्टिड के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, वैक्यूल के ऊपर, लाइजोसोम के ऊपर, सारे एक जैसे ही होते हैं। ये तो कुछ हद तक सही था, लेकिन क्योंकि दोनों ही मॉडल ना जो सेलेक्टिव नेचर है ना, कैसे वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कैसे सब्सटेंसेस अपटेक करता है, ये नहीं बता पाया था, इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया। एंड हम कह सकते हैं कि जब 1950s के बाद, इसी 1959 जो इन्होंने बताया था, इसी समय क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया था। तो जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा गया ना सेल मेम्ब्रेन के, तो बहुत सी सारी चीज़ों, बहुत सारे चीज़ें एक्चुअली क्लैरिफाई हो गए कि कौन सा चीज़ जो है वो कहीं प्रेजेंट होता है। तो इसी चीज़ को वेल एक्सप्लेन्ड जो मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ही है आज तक, जो कि सारी चीज़ों को मोस्टली एक्सप्लेन करता ही है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की भी हम बात करें, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है कि हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल,
According to this model, all the cellular and organellar membranes are structurally and functionally are structurally and functionally similar. डिफरेंस सिर्फ केमिकल कंपोजिशन में होता है और साइज में होता है। मतलब कहने का मतलब किसी में हो सकता है कि प्रोटीन थोड़ा ज्यादा, मतलब कंपाउंड वही है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट, हो सकता है किसी में प्रोटीन ज्यादा हो, किसी में कार्ब लिपिड्स ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअली क्या है वो मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं। सिंपल डिफरेंस जो है साइज में भी हो सकता है। कोई बड़ा ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल में जाहिर सी बात है छोटा होगा, सेल में ओवरऑल सेल में जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो साइज और केमिकल नेचर में ही डिफरेंस होता है। Difference in chemical nature and size. Difference in chemical nature and size, यही डिफरेंस है। तो ये था सेकंड हमारा मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सिर्फ एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में कोई मॉडल बताया नहीं था कि भाई जितना भी ऑर्गेनेल हो या फिर सेल हो, सबका मेम्ब्रेन एक जैसा होता है। लिखिए दोस्तों, हो गया। और बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, अगर मैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की बात करूं जो कि तीसरा मॉडल है, ये हमें पढ़ना है। थर्ड वन इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की हम बात करें तो देखिए, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की हम बात करें तो सबसे पहले ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था, बाय सिंगर एंड निकोलसन। निकोलसन इसके तहत था क्या चीज, इसके तहत हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इसके तहत था क्या भाई, तो हम कह सकते हैं कि मोज़ैक वर्ड, हम लोग एक वर्ड निकाले, ठीक है। मोज़ैक कहने का मतलब क्या होता है,
आपने नाम सुना है क्या, मोज़ैक? मोज़ैक कहने का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ तो पैचेस कहा जाता है, पैचेस। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारा पहले फ्लोरिंग होता था, अब तो मार्बल और टाइल्स होता है, पहले मोज़ैक होता था। तो मोज़ैक में क्या कोई पैटर्न नहीं होता है, पत्थर बैठाया जाता है लेकिन कोई पैटर्न में नहीं बैठा है, फिर उसको घिस दिया जाता था, ठीक है? तो ब्लॉक ब्लॉक जैसा होता था, पत्थर रहता था, बहुत सारा डिफरेंट कलर्स का एंड सीमेंट रहता है, कलर डाल के। तो आप देखोगे कि मोज़ैक जो होता है वो क्या होता है, पैचेस में होता है। तो एक्चुअली ये मॉडल वैसा ही था, मतलब इनका कहना था कि पूरा का पूरा जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का ही बना होता है, कहीं-कहीं जो है वो क्या होता है, बीच-बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन मोज़ैक पैटर्न में ही प्रेजेंट होता है। मतलब कोई डिफरेंट कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस हम नहीं कह सकते कि ऐसे ही प्रेजेंट होगा, पैचेस में रहता है, मोज़ैक पैटर्न में रहता है। तो हम कह सकते हैं ये जो है मॉडल, जाहिर सी बात है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मॉडल। And according to this model, proteins, sorry, cell membrane cell membrane is mainly made up of phospholipid which is present in bilayer, is present in the form of bilayer, in the form of bilayer in which proteins are present, proteins are present in the mosaic pattern, in the mosaic pattern, in the mosaic पैटर्न, ठीक है? मोज़ैक पैटर्न में भाई प्रेजेंट होते हैं, मोज़ैक पैटर्न में। मोज़ैक पैटर्न समझे, कोई कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, इसी पैटर्न को हम लोग मोज़ैक पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसको कुछ टर्म्स भी या कुछ फ्रेजेस के रूप में भी बोला जाता है, जैसे कि बोला जाता है प्रोटीन्स आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग। जैसे कि आप अंटार्कटिक चले जाओगे तो क्या होता है, पूरा समुद्र जो है वो क्या है, बीच बीच में जब एक्चुअली क्या होता है, जब विंटर सीजन होता है बहुत पार्ट उसका जम जाता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आता है तो टूट टूट जाता है, तो बीच बीच में आइस बर्ग्स नजर आते हैं, ठीक है, चट्टान बड़े बड़े नजर आते हैं बर्फ के। एंड यही कह रहा है कि पूरा समुद्र जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, एंड कहीं कहीं पे डिफरेंट पैचेस में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे कि आइसबर्ग प्रेजेंट होता है। इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये हमारा ये फ्रेज हो गया जिसको यूज करते हैं। ठीक है, तो
तो ये मॉडल हम लोगों का है, ये मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं चैट, आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है अब आप पूछ सकते हो। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जिसके बीच हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है अब तक के लेक्चर्स में, अब तक के क्लास में। ये हमारा 3rd लेक्चर है एंड तीसरा लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचे हैं। अगले क्लास में सेल मेम्ब्रेन फिनिश हो जाएगा हमारा, फिर हम ऑर्गेनेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली ये जो सेल चैप्टर है ये 10 to 12 लेक्चर्स लेता है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं। जैसे रौनक ऑलरेडी फॉर्म मान लो कि बोल रहे ये है सेल वॉल, अब इसको मोटा होना है तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेन्स डिपॉजिट होंगे, यहाँ डिपॉजिट होंगे, इसका जो मैट्रिक्स है वो बड़ा होता जाएगा, तो ये मोटा होते जाएगा। एंड ये मोटा कैसे होता है, हमेशा इनटू ससेप्शन से ही होता है। हाँ मैंने बताया ना ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ तक हो गया, जैसे कि हम बोल रहे हैं मान लो कि ये हमारा वॉल है, ठीक है, ये हमारा वॉल है। तो ये जब वॉल है ऐसा समझो इस चीज को, ये जब वॉल है मान लो इतना मोटा है, इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या होगा, अंदर से जब मटेरियल डिपॉजिट होगा तो जाहिर सी बात है ये फॉर्म होगा, मोटा होता चला जाएगा, ये ऐसा मोटा हो गया। तो ये किससे हो रहा है, इनटू ससेप्शन से। इसीलिए बोले जो ऑलरेडी फॉर्म लेयर है उसका जो ग्रोथ होता है वो ग्रेन्स में होता है, धीरे धीरे डिपॉजिट होगा एंड वॉल क्या होगा, मोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, नहीं है तो लीव कर सकता है, ठीक है। चलिए तो ओवर करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी को, क्रेश, अंशु, श्रेयांश, कोई भी क्वेश्चन? नहीं, चलिए, सब बॉडी में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों क्यों होता है, ऐसा ही क्यों नहीं होता है, एक ही क्यों नहीं होता है, एक ही चीज कैसे होगा, एक ही चीज कैसे होगा, हम कह सकते हैं चैप्टर 1 जो है वो सेल जो यूनिट है क्रिस उसके बाद स्टार्ट होगा। देखिए एक ही चीज इसलिए नहीं होता है क्योंकि खाली डिस्ट्रक्टिव या खाली कंस्ट्रक्टिव नहीं ना हो सकता, कंस्ट्रक्टिव होते जाएगा तो बनते जा रहा है, टूटेगा तब तो एनर्जी निकलेगा, इसलिए दोनों प्रोसेस होते हैं। हो गया, तो चलिए एंड करते हैं हम लोग, जो बनाना है ही है तो तोड़ना क्यों है, क्योंकि दोनों ही चीजना होगा हमको, बनाना और तोड़ना दोनों जो भी होता है। चलिए एंड करते हैं।